नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका की जंग में जब सबसे खतरनाक मोड़ आने वाला था और ईरान की सभ्यता को ही मिटाने की मुनादी भी हो चुकी थी, तब अचानक रात में 14 दिन के सीज फायर का ऐलान हो गया। कम से कम अभी के लिए तो ये आपके और हमारे लिए मुस्कुराने की वजह बन ही सकता है, क्योंकि पूरा विश्व चाह रहा था कि ये युद्ध खत्म हो, जिस पर ईरान ने भी सहमति जता दी कि वो अपनी शर्तों पर, और अमेरिका भी सहमत हो गया अपनी शर्तों पर। और अब इस शर्तिया सीज फायर के बाद दोनों ही देश अपनी एक डफली बजा रहे हैं, अपनी अपनी जीत के किस्से सुना रहे हैं। ईरानी कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप को झुका दिया, ईरान अब सुपर पावर बनने वाला है, तो अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान पर सैन्य विजय हासिल कर ली। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस जंग में कौन जीता और कौन सरेंडर हुआ। ये सीज फायर कुछ ऐसा है जिसमें सोशल मीडिया पर तो युद्ध विराम के दावे हैं, लेकिन उंगली ट्रिगर पर ही रखी हुई है। यानी हमें सतर्क कभी भी रहना है। सीज फायर की बात तो हुई है, लेकिन भरोसा किसी को नहीं हो रहा। इजराइल लेबनान में धमाके कर रहा है, खुद इजराइल के शहरों में हमले के सायरन्स बज रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि वो सीज फायर को लेबनान में लागू नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं ईरान कह रहा है कि लेबनान में हमले हुए तो वो सीज फायर तोड़ देगा, वो लेबनान हमास हूती के साथ खड़ा है। अब बताइए, ये सीज फायर है। आज हम आपको बताएंगे कि सुबह सभ्यता मिटाने से लेकर रात के अंधेरे में हथियार डालने तक 10 घंटे 26 मिनट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस जंग की पूरी दिशा और दशा बदल गई। इस सीज फायर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। इस सीज फायर में चीन अपनी भूमिका बता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर सीज फायर का कॉपी पेस्ट ऐलान कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे उन्होंने क्या गलती से पोस्ट कर दिया। खैर, और अगली बैठक भी 10 अप्रैल को पाकिस्तान में बताया जा रहा होने वाली है। रशिया कह रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसकी असली ताकत यानी न्यूक्लियर ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और जब 14 दिन का सीज फायर शर्तें लागू हो चुका है, तो आपको यह भी बताएंगे कि युद्ध में किसकी जीत और किसका सरेंडर का आपके सिलेंडर पर, जो आपके घर में है, उस पर क्या असर होने वाला है। आज जितने भी लोग दिन भर मुझे मिले, उन्होंने यही पूछा कि अब सिलेंडर आसानी से तो मिलेगा ना। इस वक्त की लेकिन बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ईरान युद्ध में 2 हफ्तों का सीज फायर लागू होने के बाद भारत और चाइना ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए उसे नया ऑर्डर दे दिया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक भारत और चाइना पहले ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने सीज फायर के बाद कच्चे तेल की खरीद के लिए सबसे पहले ईरान से संपर्क किया है। यह भी दावा है कि बहुत सारे देशों को ऐसा लग रहा है कि यह सीज फायर पूरे 2 हफ्ते भी नहीं चल पाएगा और इस वजह से ये देश जल्द से जल्द कच्चे तेल, नेचुरल गैस के अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कराना चाहते हैं। यानी ये जो सीज फायर है ना, ये एक टेम्पररी पॉज है, ना कि पीस। यानी शांति की कोई गारंटी नहीं है और इसीलिए हम कहेंगे पॉज है, पीस नहीं। ये युद्ध विराम जिन शर्तों पर लागू हुआ है, उन्हें लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अब भी काफी कंफ्यूजन है और अगर ये कंफ्यूजन बढ़ती है तो ये सीज फायर टूट भी सकता है और इसके संकेत खुद अमेरिका ने देने शुरू कर दिए हैं। अब इतने दिनों में आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो देखा ही होगा, एक दिन सभ्यता का अंत करते हैं, अगले दिन युद्ध विराम कर देते हैं। तो क्या पता कल क्या करें। आज सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए तैयार है और ईरान ने भी कहा कि अमेरिका उसकी इन 10 शर्तों को मान रहा है, इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलकर सीज फायर लागू के लिए तैयार है। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ही घंटों में अपनी बात से पलटते हुए दिख रहे हैं। ये अभी अभी की बात है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ईरान में अब यूरेनियम को एनरिच नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर जमीन में दबे यूरेनियम को बाहर निकालेगा और वहां से हमेशा के लिए हटा देगा। वो ये भी कह रहे हैं कि यूरेनियम सैटेलाइट की निगरानी में है और अमेरिकी हमलों के बाद से इसे छुआ तक नहीं गया है। इसी में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह लिखा है कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसे टैरिफ और प्रतिबंधों से राहत देने पर बात कर रहा है और अमेरिका ने ईरान को जो 15 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव भेजा था उसे ईरान ने मान लिया है। अब यह बात है सीज फायर को एक कागजी सीज फायर बना सकती है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका ने उनके 10 सूत्रीय प्रस्ताव को माना है
और इसी वजह से उसने सीज फायर पर सहमति दी, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को माना है, इसलिए ये युद्ध विराम हुआ है। ये सवाल घूम रहा है और ये सवाल घूम फिर कर वहीं आ गया है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ईरान का तो यह भी कहना है कि उसने जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था उसमें यह शर्त भी शामिल थी कि ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इस यूरेनियम को अमेरिका ईरान से खोद कर निकालेगा, इसे हमेशा के लिए ईरान से हटाएगा, नष्ट करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी यही बात अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिससे यह सीज फायर शुरू होने से पहले ही खतरे में आ गया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से अमेरिका सीज फायर करके टाइम बाय तो नहीं कर रहा है, समय अपनी तरफ करने की कोशिश। 2 हफ्ते मिलिट्री बिल्डअप के लिए पर्याप्त होते हैं, जितना टाइम ये सीज फायर के लिए दिया गया है। और जिस तरह इस युद्ध में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ, उसके बाद उसे संभलने के लिए इन 2 हफ्तों की सबसे ज्यादा उसे जरूरत थी। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका कहीं सीज फायर की आड़ में समय अपनी तरफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, टाइम बाय तो नहीं कर रहा है, मतलब 2 सप्ताह का वक्त मिलेगा उसमें फिर से नए सिरे से आक्रमण। ये बात ईरान की तरफ से भी कही जाने लगी है। ईरान का कहना है कि उसने इसी शर्त पर सीज फायर किया था कि इजराइल लेबनान में हमले रोकेगा। रुका क्या? जी नहीं, इजराइल ने इससे इनकार कर दिया है। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और अब ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वो इस सीज फायर को अभी के अभी रद्द कर देगा। यानी यहां सवाल अब इजराइल को लेकर भी है कि क्या वो इस युद्ध विराम को टिकने देगा, और अगर उसने लेबनान में हमले जारी रखे तो क्या ये सीज फायर कल सुबह होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि यहां अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने अब से कुछ देर पहले ये बयान जारी किया है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, और हमने इसीलिए आपसे कहा कि ये शायद पहला ऐसा सीज फायर है जिसकी शर्तें किसी को स्पष्ट नहीं है। सब अपनी अपनी शर्तें बता रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि उसने शर्तें मानी है, लेकिन खुद वाली शर्तें मानने को तैयार नहीं है। और जब स्पष्टता की कमी हो तो सीज फायर ज्यादा टिकते नहीं। अब आप खुद इन तस्वीरों को देखिए, ये लेबनान की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं। इजराइल ने कहा कि वो सीज फायर के दौरान ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें एक अस्पताल के पास हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इजरायली सेना ने लेबनान के टाइज शहर के निवासियों को पूरा इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने साफ किया है कि युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता और इजराइल वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। आप तस्वीरें देखिए। ये क्या सीज फायर के संकेत हैं? एक तरफ इजराइल नहीं मान रहा तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर अपने मिसाइल हमले जारी रखे हैं। आज सीज फायर के बाद भी इजराइल में मिसाइल हमलों के अर्ली वार्निंग सायरन्स बजते रहे और ईरान की IRGC की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि यह सीज फायर का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं है, हमारे हाथ अभी भी ट्रिगर पर हैं और अगर दुश्मन द्वारा जरा सी भी चूक की गई तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान ने तो सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ा है। सऊदी अरब की सरकार ने बताया है कि उसने पिछले 1 घंटे में ईरान के 9 कामिकाजी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब यानी इजराइल तो छोड़िए, अभी भी खाड़ी देशों पर ईरान हमले कर रहा है। ये सीज फायर के संकेत है। सोचिए, सीज फायर होने के कई घंटों के बाद भी ईरान ने सऊदी अरब पर 1 घंटे में 9 आत्मघाती ड्रोन्स दाग दिए। और फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को भी निशाना बनाया है। हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पहले बताया था। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन क्या है? जिसके जरिए पर्शियन गल्फ को लाल सागर से जोड़ने वाला ये है। और ऐसे में सऊदी अरब का प्लान क्या था? इस पाइपलाइन से वो पर्शियन गल्फ की तरफ से सारा का सारा तेल लेके रेड सी में आए और वहां से फिर उसको व्यापार के लिए आगे ले जाए। और ऐसे में इस पाइपलाइन पर सीधा हमला, यानी सऊदी अरब का जो एक सपना था कि वो यहां से एक अलग रूट बनाएगा कच्चे तेल को ले जाने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं, अल बादेब स्ट्रेट से, वो भी पूरी तरह से नष्ट करने की ईरान की कोशिश दिख रही है। स्ट्रेटेजिक हमला है आज का ईरान का। अब इन घटनाओं से आज साफ समझ में आ रहा है कि ये सीज फायर शांति नहीं लाने वाला, इस सीज फायर इतना कमजोर है
और ईरान और अमेरिका के बीच अब भी भरोसे की इतनी कमी है कि युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी कर रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने तय किया है कि वो सभी जहाजों से प्रति बैरल $1 का शुल्क वसूलेगा। यानी अगर किसी भी जहाज में 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है तो उससे $20 लाख यानी 18 करोड़ रुपए का टैक्स शुल्क वसूलेगा। इस युद्ध से पहले हर दिन दुनिया का 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता था, जो 2 करोड़ बैरल होता था। तो समझ लीजिए उसी हिसाब से अगर हम मान लें तो अब से ईरान हर बैरल कच्चे तेल पर अगर $1 का शुल्क वसूलेगा तो इस हिसाब से वो हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितना कमा लेगा? $2 करोड़ यानी 184 करोड़ रुपए कमाएगा। हर महीने 5,500 करोड़ रुपए कमाएगा, हर साल 67,000 करोड़ रुपए कमाएगा। और इसका श्रेय आप डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ईरान अगर ये शुल्क लेगा तो इसके लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप को ही करेंगे ये तमाम देश जिनको ये टैक्स वसूली देनी पड़ेगी। ईरान अपना कच्चा तेल बेचकर जो पैसा कमाता है ये शुल्क उससे भी ज्यादा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज में ये शुल्क वो ओमान के साथ मिलकर वसूलेगा, लेकिन ओमान ने साफ कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। वो हॉर्मुज में किसी जहाज से कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। हालांकि रशिया कह रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसकी असली ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप 7 अप्रैल को सुबह 8:06 पर यह धमकी दे रहे थे कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, वही राष्ट्रपति ट्रंप शाम को 6:32 पर 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए कैसे तैयार हो गए? आखिर क्या हुआ? 10 घंटे 26 मिनट। आखिर इन 10 घंटे 26 मिनट की वो कौन सी कहानी है जो इस युद्ध को हेल फायर से सीज फायर की तरफ ले गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ट्रूथ सोशल पर यह धमकी दी कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तब ईरान ने यह सोच लिया था कि वो अमेरिका से कोई बात करेगा ही नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से बैक चैनल बातचीत पूरी तरह बंद कर दी, काट दी। जब राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में 6 घंटे बचे थे, तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो पाएगी। लेकिन अमेरिका की मशहूर न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा है कि इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की तरफ से एक जरूरी निर्देश आया। उन्हें मध्यस्थतों के जरिए अमेरिका से बातचीत करने वाले अपने अधिकारियों को यह कहा कि वो डील के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी ईरान के जरिए पाकिस्तान को भेजी गई। पाकिस्तान के जरिए हंगरी में मौजूद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को बताई गई। इसके बाद ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए सीज फायर का प्रस्ताव तैयार करना शुरू किया। एक्सियोस के ही मुताबिक हम आपको धीरे धीरे करके बता रहे हैं कि जो कहानी आखिर हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसे अचानक सीज फायर जो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वजह क्या थी? तो एक्सियोस के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर्स इस बातचीत से खुश नहीं थे। वो युद्ध को जारी रखना चाहते थे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने IRGC को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के फैसले के बारे में बताया और यहीं से ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यहां एक और सवाल यह भी है कि जब मुश्तबा खamenei अस्पताल में है, उन्हें अचेत अवस्था में बताया जा रहा है, तो उन्होंने ये निर्देश दिए कैसे, जिसका दावा एक्सियोस कर रहा है अमेरिका का एक वेबसाइट। खैर, दावा है कि ईरान ने संदेश मिलने के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने खुद इसकी जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप को दी और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप 3 नेताओं के संपर्क में रहे। कई बार उनकी बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असिम मुनीर से हुई और इस दौरान वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से भी बात करते रहे। शुरुआत में स्टीव विटकॉफ ने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बकवास कहा, इसे मानने से इनकार किया। ईरान भी इस बात पर अड़ा रहा कि डील करनी है तो इस प्रस्ताव पर ही आगे बढ़ना होगा। ईरान की जिद के बाद अमेरिका में फिर से इस प्रस्ताव पर चर्चा। अमेरिका के अधिकारियों ने यह कहा कि ईरान का प्रस्ताव वैसा नहीं है जैसा वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे उम्मीद से थोड़ा बेहतर भी मान लिया।
जब राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि ईरान के इस प्रस्ताव पर सहमति बनाई जा सकती है, तो पाकिस्तान के जरिए यह संदेश ईरान को फिर से भेजा गया। यानी बीच का वो एक ऐसा किरदार जो यहां से लिफाफा उठाकर वहां देता है, फिर वहां का लिफाफा यहां, यही पाकिस्तान बना। यहां ईरान से यह भी कहा गया कि अगर ईरान तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलता है तो अमेरिका 2 हफ्ते के सीज फायर को लागू करेगा। और पाकिस्तान ने कहा कि 10 अप्रैल से ही, यानी इसी शुक्रवार से ईरान की मांगों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच शाम 5 बजे तक सब कुछ तय हो गया था, लेकिन आखिरी फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेना था, यानी अयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई, जिनको नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अगर मुज्तबा खामेनेई इस सीजफायर को अपनी मंजूरी नहीं देते तो ईरान डील को सहमति नहीं देता, लेकिन मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका के 2 हफ्ते के सीजफायर पर आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। एक्सियोस के हवाले से हम बता रहे हैं, क्योंकि आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि अचेत व्यवस्था में है मुज्तबा खामेनेई, और इसी वजह से ना वो सामने आ रहे हैं, ना उनकी आवाज आ रही है। खैर, यही बताया जा रहा है एक्सियोस के मुताबिक कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई ये 2 हफ्ते का सीज फायर कीजिए, और इसी के बाद शाम को 6:32 पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया। यहां जरूरी बात यह है कि सीज फायर का पूरा श्रेय पाकिस्तान ले रहा है, जबकि हकीकत इससे अलग है। CNN के मुताबिक अमेरिका ने जब 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव दिया, तब चाइना ने ईरान से लगातार संपर्क बनाकर रखा। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से 26 बार चाइना के अधिकारियों से बात की गई। चाइना के प्रभाव के कारण ईरान भी उसकी बात को टाल नहीं पाया, और यह संदेश सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई तक पहुंचाया गया कि चाइना भी चाहता है कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करे। इस सीज फायर में तुर्की की भी बड़ी भूमिका रही। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने भी अमेरिका और ईरान के संदेश एक दूसरे को पहुंचाने में मदद की। इन्हीं सारी कोशिशों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले सीज फायर संभव हो पाया। अब अल जजीरा के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी यह कहा कि 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। अब यह बात तो सही है कि पाकिस्तान ने सीज फायर में एक मैसेंजर की भूमिका निभाई, लेकिन यह भी सच है कि सीज फायर में पाकिस्तान ने अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। ईरान ने यह सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर नहीं किया, जैसा कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। हमारे कहने पर ईरान ने सीज फायर किया। ईरान ने यह सीज फायर अपने पावर प्लांट्स, पुल, अपनी रेल नेटवर्क, इन सबको बचाने के लिए किया, और यह भी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सहमति से। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ, जो लोग भारत के अंदर रहकर भी अभी पाकिस्तान की खूब गुणगान कर रहे हैं, वो लोग झूठ फैला रहे हैं। वो सिर्फ यहां से वहां लिफाफा पहुंचाने वाला भूमिका में था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस सीज फायर में अमेरिका के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल हुआ है, और अब तो यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस एक्स पोस्ट में सीज फायर की अपील की थी, उसे अमेरिका द्वारा लिखा गया था। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाएं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तत्काल प्रभाव से खोल दे। अब इस पोस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन इसे एक बार एडिट किया गया था, और एडिट इसलिए किया गया था क्योंकि इसके पहले वर्जन में लिखा था, ऊपर वाली लाइन जो आपको रेड में हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन एक्स। अब ये लाइन किसी भी पोस्ट में तभी लिखी हो सकती है जब इसे बाहरी देश से लिखकर भेजा गया, क्योंकि अगर ये पोस्ट पाकिस्तान के अंदर लिखी गई होती और गलती से ये लाइन छूटी थी, तो शहबाज शरीफ की टीम ही लिखती, तो वो इसमें शायद पाकिस्तान PM नहीं लिखते, वो PM लिखते, PM's मैसेज ऑन एक्स। जैसे भारत के अंदर अगर कोई ऐसा पोस्ट बनाया जाएगा तो इंडियन PM नहीं लिखा जाएगा, PM's पोस्ट ऑन एक्स लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, और इससे यह आशंका बढ़ जाती है कि क्या शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस से भेजा गया मैसेज सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब हड़बड़ाहट में
और अगर ये मैसेज व्हाइट हाउस से लिखकर भेजा गया तो फिर पाकिस्तान कैसे सीज फायर का क्रेडिट ले सकता है? अमेरिका के मशहूर लेखक और पत्रकार रायन ग्रिम खुद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का मैसेज उन्होंने या उनकी टीम ने नहीं बल्कि अमेरिका ने लिखकर भेजा और यहीं से पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खुल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीज फायर के लिए आसिम मुनीर को हीरो बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ईरान आसिम मुनीर पर जरा भी भरोसा नहीं करता। इस युद्ध की शुरुआत में जब पाकिस्तान में ईरान के समर्थन में खूनी विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब यही आसिम मुनीर कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के शिया मुसलमानों को ईरान इतना पसंद है तो उन्हें भी वहीं चला जाना चाहिए। इस बयान पर ईरान उनसे काफी नाराज हुआ था और बाद में आसिम मुनीर के दफ्तर को यह कहना पड़ा था कि आसिम मुनीर की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने नींद के बहकावे में ऐसा बयान दे दिया। मतलब इन लोगों की तो नींद ही पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में। सोचिए, ये तो उनकी हालत है। ये बात करते हैं युद्ध रुकवाने की। हकीकत यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद नहीं चाहते थे कि उनकी डेडलाइन पूरी हो और अमेरिका को ईरान पर हमले करने पड़े। अगर ऐसा होता तो इस युद्ध की आग और फैल जाती। अमेरिका के लिए इस युद्ध से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता और यह युद्ध अमेरिका के लिए दीमक जैसा बन जाता, जिससे पीछा छुड़ाना उसके लिए आसान नहीं होता। अमेरिका लंबे समय तक युद्ध में ना फंसे और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी शिद्दत से ये चाह रहे थे कि ईरान से उनकी ये डील हो जाए और यही कारण है कि उन्होंने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को उम्मीद से बेहतर मान लिया। यह भी तब हुआ जब इसी 10 सूत्रीय प्रस्ताव को अमेरिका ने सोमवार को खारिज कर दिया था और इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक नया अल्टीमेटम दिया। आइए मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि सीज फायर से किसके ऊपर क्या असर पड़ा है, किसे क्या मिला और किसकी जीत इसे माना जाए। तो पहले अमेरिका की बात करते हैं। ईरान ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि उसने जोड़ी है। शर्त यह है कि हॉर्मूज का नियंत्रण ईरान अपने हाथ में रखेगा। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमले नहीं करेगा और ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार है। ये वो 3 चीजें हैं जो अमेरिका को इस सीज फायर से मिल रही है। हॉर्मूज खुला लेकिन ईरान का नियंत्रण, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक नहीं होगा, जिनको सिक्योरिटी की गारंटी देता है अमेरिका सारे खाड़ी देशों। थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिए, बस। तो ये खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक होगा। ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करने को तैयार हो गया है। तो ये है जो चीजें अमेरिका को मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ बाकी दोनों देशों को क्या मिला। अब ये देखिए कि ईरान को क्या हासिल हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की 10 सूत्रीय मांगों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अब ये 10 मांगे ऐसी हैं जो ईरान को अमेरिका के ऊपर बढ़त दिलाती हैं। जैसे अमेरिका ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा, सबसे ऊपर जूम इन कीजिए। अमेरिका फिर कभी हमला नहीं करेगा ईरान पर। IRGC के समन्वय में हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही होगी। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम की स्वीकृति होगी। ईरान से सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। IAEA में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव खत्म करना। ये अल जजीरा के हमारा सोर्स है जिसके हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। UN में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव खत्म करना। क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं की वापसी, युद्ध में ईरान के नुकसान का मुआवजा, विदेशों में जब्त ईरानी संपत्ति मुक्त करना, UNSC के प्रस्ताव में सभी मामलों का समर्थन। तो यह है ईरान को जो कुछ इस युद्ध से हासिल हुआ है, जो उसकी मांगे थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए, असल मामला पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का था। तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा, लेकिन उसके यूरेनियम को एनरिच करने के अधिकार को स्वीकृति देनी होगी। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ सभी प्रस्ताव वापस लिए जाएंगे। UN में प्रस्ताव वापस लिया जाएगा। हॉर्मूज में गुजरने वाले जहाजों में फीस या टैक्स लिया जाएगा। तो फिर किसकी जीत हुई? साफ दिख रहा है कि ईरान को ज्यादा फायदा हुआ। विदेशों में जब्त ईरान की संपत्ति मुक्त करनी होगी। UNSC के प्रस्ताव में ईरान के सभी मामलों का समर्थन करना होगा। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की शर्त को भी माना है कि लेबनान में इजराइल के हमलों को रोका जाएगा। हालांकि इजराइल रुक नहीं रहा है। अब ये सारी वो मांगे हैं जिन्हें इस युद्ध से पहले ईरान चाहकर भी मनवा नहीं पाता, लेकिन अब इन्हीं मांगों पर आज अमेरिका ने सीज फायर किया। अगर जो स्थिति आज है यहीं पर ये युद्ध खत्म होती है तो साफ दिख रहा है कि फायदे में ईरान दिख रहा है।
इसे ईरान की सैन्य जीत नहीं बल्कि रणनीतिक जीत माना जाएगा, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक विन भी कहते हैं। ईरान ने 40 दिनों तक दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति का सामना किया, अमेरिका के हमलों का जवाब दिया, टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी इस लड़ाई को जारी रखा, सरेंडर नहीं किया और आखिर में अपनी ही 10 मांगों पर अमेरिका को सीज फायर के लिए राजी किया। यानी ईरान की इस युद्ध में सैन्य जीत नहीं हुई बल्कि इस युद्ध में उसकी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक जीत हुई है। नटशेल में कहें तो यह सीज फायर बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटे, ईरान नरम पड़ा और इसी वजह से 2 हफ्तों का यह सीज फायर लागू हो गया। तो अगली बार जब ड्राइंग रूम में आप चर्चा करें इस युद्ध पर तो यही बात कहिएगा। नटशेल में बात सिर्फ इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप झुके और ईरान नरम पड़ा। बहुत सारे लोग इस बात को मिस कर रहे हैं कि ईरान भी इस सीज फायर के लिए मजबूर था। यह सीज फायर तब हुआ जब सिर्फ 90 मिनट बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, पुल, रेल नेटवर्क पर हमले करने वाला था। ईरान को अंदर अंदर यह डर तो था ही कि इन हमलों से उसे भारी नुकसान होगा। एक पुल गंवाया है उसने, वो बातचीत के लिए मजबूर हुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei ने अपने पिता, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को इस युद्ध में खोने के बाद भी सीज फायर के लिए सहमति दी। वो ये जानते थे कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो आज रात को अमेरिकी हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचेगा और वो बहुत पीछे पहुंच जाएगा। कहते हैं कि युद्ध में सही वक्त पर सही फैसले लेना जरूरी होता है और ईरान ने ऐसा ही किया। ईरान ने जब ये देखा कि उसकी जिद उसे बर्बाद कर सकती है तब उसने अपने रुख को नरम किया और अमेरिका को भी इस दौरान पीछे हटना पड़ा। आज राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध उन्होंने जीत लिया है, लेकिन जरा आप ये ग्राफिक्स देखिए। इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं था, लेकिन आज सीज फायर के बाद है। तो किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस युद्ध से पहले ईरान पर कुल 711 प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन इस सीज फायर के बाद ये प्रतिबंध हट सकते हैं। किसकी जीत हुई और किसकी हार? इस युद्ध से पहले ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब इस सीज फायर के लिए उसने ये शर्त रखी है। इस युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसके एसेट्स माने जाते थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद ये लायबिलिटीज बन गए हैं। और इस युद्ध से पहले पूरी दुनिया में महंगाई दर कम हो रही थी, लेकिन अब ये महंगाई दर काफी ऊपर जा चुकी है। आप खुद सोचिए, इस युद्ध से अमेरिका ने कितना खोया, ईरान ने कितना पाया, और जब आप इसका हिसाब किताब लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह सीज फायर अमेरिका के लिए बैकफायर साबित हुआ है। यह सीज फायर 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों का है, लेकिन इस सीज फायर ने अमेरिका को 2 वीक्स का सीज फायर नहीं, 2 वीक यानी बहुत कमजोर दिखाया है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह आदत होती है कि उनसे जब भी पूछो तो वो यही कहते हैं कि बस 2 मिनट में करता हूं, बस 2 मिनट में बताता हूं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। अब यह आदत राष्ट्रपति ट्रंप को भी है। वो कभी कहते हैं कि ईरान 2 हफ्तों में परमाणु हथियार बनाने वाला था, कभी कहते हैं 2 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं 2 हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी, और आज कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। यानी 2 वीक्स बोलना राष्ट्रपति ट्रंप की आदत है, लेकिन उनके एक्शन में ये 2 वीक्स कभी नहीं दिखता। वो कहते तो है कि 2 वीक्स में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। और अब इस 2 वीक्स के सीज फायर के बाद ये सवाल बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस पर 2 हफ्तों तक टिक पाएंगे? A big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. At some point in the next 2 weeks or 3 weeks, I'm going to be setting the deal. Over the next 2-3 weeks. In about 2 weeks. Within 2 weeks. In 2 weeks. In 2 weeks. You'll be hearing about it a lot more in the next 2 weeks. Maybe in 100 years from now, maybe in 2 weeks. I would say that within 2 weeks, maybe. King is coming over here in 2 weeks. He's a nice guy. We took in the first 2 weeks, 100 million barrels. That's a lot of oil. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. Their capability is a lot less than it was 2 weeks ago. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks.
तो 2 वीक्स की पूरी कहानी आपने सुन ली। अब जब भी आप 2 मिनट बोलेंगे तो आपको ये शो का ये हिस्सा जरूर याद आएगा। अब देखिए, इनका मानना पड़ेगा, ये युद्ध 40 दिनों तक चला और इन 40 दिनों में दुनिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के 40 शेड्स यानी 40 अलग अलग रूप देखे, जिन्हें आप 40 शेड्स ऑफ ट्रंप भी कह सकते हैं। हर शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अमेरिका ये युद्ध जीत गया। हर शनिवार को वो ईरान को एक नया अल्टीमेटम देते थे। हर रविवार को कहते थे कि ईरान खत्म हो गया। हर सोमवार को दूसरे देशों से मदद मांगते थे। हर मंगलवार को कहते थे कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। हर बुधवार को कहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी और उपयोगी बातचीत चल रही है। हर गुरुवार को कहते थे कि ईरान को वो पाषाण युग में पहुंचा देंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा युद्ध रहा जिसमें लोगों ने इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को सोशल मीडिया पर गालियां लिखते देखा। ये देखा कि एक राष्ट्रपति सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं। ये देखा कि एक राष्ट्रपति की बात की कितनी कीमत है, कुछ नहीं। वो एक पल धमकियों से डराते हैं, दूसरे पल बातचीत के लिए लंबे लंबे पुल बनाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और उनके फैसलों ने पूरी दुनिया को अस्थिर किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपने शेड्स बदलते रहे। आज 40 शेड्स ऑफ ट्रंप की एक कहानी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से, उनके आक्रोश, उनकी चेतावनी, उनकी धमकी, उनके अल्टीमेटम, शक्ति प्रदर्शन, प्रतिशोध, दबाव, डील मेकर, कूटनीति, भ्रम, बयानबाजी और उनके गुमराह करने वाले रूप के बारे में बताती है। और दुनिया ने इन 40 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप के हर रूप को बहुत बारीकी से देखा। और हम चाहते हैं कि आज एक बार फिर से दुनिया इस 40 शेड्स ऑफ ट्रंप को देखे। And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? We could take them all out in one day. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. They're all gone. My biggest problem is I have no idea who we're talking to because nobody ever heard of any of these people. They're all dead. We are now having really good discussions. They started. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. Iran, they are being decimated. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. All I have to do is leave. अलग अलग दिन, अलग अलग बातें, हर दिन नई कहानी, हर दिन मौसम का हाल कुछ और बताना, ये था अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इसी के साथ उन्होंने सिर्फ अपनी छवि को सेटबैक नहीं पहुंचाया है, उन्होंने अमेरिका के लिए नुकसान किया है। इस युद्ध ने यह भी दुनिया को दिखाया कि नेटो के देशों ने अब अमेरिका को ना कहना सीख लिया है। इस युद्ध ने यह दिखाया कि नेटो के देशों ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए, उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए, उनकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए यह ठान लिया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने एयर स्पेसेस नहीं दिए अमेरिकी हमले के लिए। नेटो एक तरह से पूरी तरह से अमेरिका और उसके इस युद्ध से अपने आप को अलग करता हुआ दिखा, ऐसा पहली बार हुआ। वहीं दूसरी तरफ उन खाड़ी देशों के साथ, क्योंकि वो खाड़ी देश आज पूछेंगे कि हमारी सुरक्षा की गारंटी आप दे रहे थे अमेरिका, और अमेरिका की वजह से हम पेट्रो डॉलर्स में सारा व्यापार करते हैं, ऐसे में वो सुरक्षा की गारंटी आज कहां गई जब आपने ईरान को स्थिति में छोड़ दिया, युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, और कैसे पूरी तरह से रिजीम चेंज वहां नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर तो खतरे के बादल मंडरा ही रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर एक सोशल मीडिया पर कई मीम्स चल रहे हैं और कुछ हमें बड़े अच्छे लगे, तो हमने सोचा वो आपको भी देखने चाहिए। लोग कह रहे हैं कि वो एक कागजी शेर है जो पहले दहाड़ते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो इस तरह के मीम्स खूब चल रहे हैं। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, सामने चेयर खाली थी और इधर से मुश्तबा खमनेई तालियां बजाते हुए आपको दिख रहे हैं।
इस सीजफायर को ईरान अपनी जीत बता रहा है और ये कह रहा है कि जिस सभ्यता को राष्ट्रपति ट्रंप खत्म करना चाहते थे, उसी सभ्यता के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। दक्षिण अफ्रीका और भारत में ईरान की एम्बेसी ने राष्ट्रपति ट्रंप को पर्शियन किंग के सामने झुकते हुए दिखाया है। इसके अलावा ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने सीजफायर को ईरान की जीत बताया, जश्न मनाया है। इसी तरह की तस्वीरें ईरान के अलग अलग शहरों प्रांतों से आई हैं। ईरान के लोग कह रहे हैं कि उनके देश ने अमेरिका को हराकर यह साबित कर दिया कि वो एक वर्ल्ड पावर है। देखिए, आज ईरान युद्ध में 14 दिनों का सीजफायर लागू होने के बाद भारत के भी मुसलमानों ने इसे ईरान की जीत बताया और इसका जश्न मनाया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हमें पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध की याद आ गई, जब भारत ने भी पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के बावजूद सीजफायर लागू किया था। हमारी सेना ने कहा था कि हम इस युद्ध को जीत गए हैं, लेकिन तब भारत के सीजफायर को हमारी जीत मानकर इस तरह की भीड़ सड़कों पर नहीं उतरी थी, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया गया कि ये सीजफायर नहीं है, समर्पण है। आज बस आईना दिखने की बारी है। हमारा सवाल यह है कि जब ईरान का सीजफायर उसकी जीत है, इस जीत का हमारे देश में जश्न मन सकता है, तो भारत के सीजफायर पर हमारे देश के इन्हीं लोगों को क्या हो जाता है? आलमी इस्लाम में या इंसानियत के जितने भी हक परस्त लोग हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये हक की जीत है। जो अमेरिका ने चाहा था कि हम इमाम सईद अली खामनाई को शहीद करके शायद कोई फतह हासिल कर लेंगे, नहीं। शहीद का जो खून होता है वो हमेशा इनकलाब लाता है। की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बहरीन ने ईरान के हमलों को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। बहरीन चाहता था कि उसके प्रस्ताव दुनिया का समर्थन मिले, लेकिन चाइना और रशिया ने इसके इरादे पर पानी फेर दिया। बहरीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पेश किया था, उसमें मुख्य तौर पर 3 बातें थी। पहली, ईरान के हमलों को रोका जाए, दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खुलवाया जाए, और तीसरा, ईरान बुनियादी ढांचों पर हमले ना करे। इस प्रस्ताव में ईरान को विलन बताते हुए उस पर दबाव बनाकर युद्ध रुकवाने की अपील की गई थी और इसी दबाव के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए कहा गया था। बहरीन के इस प्रस्ताव को मिडिल ईस्ट के अन्य देश जो ईरान के हमलों से परेशान थे, उनका पूरा समर्थन मिला। इस प्रस्ताव के जरिए बताने की कोशिश हुई कि ईरान उनके देश के बुनियादी ढांचों पर जैसे गैस और तेल के प्लांट, रिहायशी इमारतों पर हमला करके युद्ध अपराध कर रहा है। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई थी कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। हैरानी की बात थी कि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुई थी और इन हमलों के बाद ही ईरान ने पलटवार की। इसी वजह से चाइना और रशिया ने बहरीन के प्रस्ताव का विरोध किया। रशिया ने कहा कि इस प्रस्ताव में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों का जिक्र नहीं है। चाइना ने कहा कि यह प्रस्ताव युद्ध के मूल कारणों की संतुलित व्याख्या नहीं है। इन दोनों देशों ने अपना वीटो पावर जो है उसका इस्तेमाल करते हुए बहरीन के प्रस्ताव को खारिज करवा दिया, जबकि बहरीन को काफी समर्थन मिल रहा था। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी जिनके पास वीटो पावर होता है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें हर 2 वर्षों में रखा और हटाया जाता है। वीटो पावर वाले 5 देशों में अमेरिका, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। यूएनएससी में पेश हुए किसी भी प्रस्ताव पर अगर इन 5 में से किसी एक देश ने भी वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो प्रस्ताव खारिज, फिर चाहे उस प्रस्ताव को बाकी देशों का समर्थन मिले या ना मिले। जैसे बहरीन को कुल 15 में से 11 देशों का समर्थन था। चाइना और रशिया ने विरोध किया था, 2 अन्य देश अनुपस्थित थे, लेकिन बावजूद इसके उसका प्रस्ताव गिर गया। जब इस युद्ध में सीजफायर लागू हो गया है, तब यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस युद्ध में कैसे धकेला था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट में दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अपनी गट फीलिंग पर लिया था। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल की सेना का सामना नहीं कर पाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने युद्ध छेड़ दिया।
सोचिए, पूरी दुनिया को लगता है कि ऐसे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते होंगे, इनके पीछे गहरा मंथन, विचार विमर्श होता होगा, कई लोग जिसमें एक पूरा वॉर बोर्ड बनता होगा कि भाई इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कैसे युद्ध में उतरना है, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, पूरी एक चेन होगी लोगों की जो इस फैसले पर पहुंचते होंगे। लेकिन आखिर में जब कहानी खुलकर आती है तो पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मन किया, उन्होंने गट फीलिंग पर इस युद्ध को शुरू कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी टीम खुद इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी। सारा खेल तब शुरू हुआ जब युद्ध से 17 दिन पहले 11 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। यह दौरा भी ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप पर इस युद्ध के लिए दबाव बना रहे थे। उस दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच कैबिनेट रूम में एक बड़ी बैठक हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सिचुएशन रूम में ले जाया गया, जहां उन्होंने युद्ध को लेकर 1 घंटे की एक प्रेजेंटेशन दी। सोचिए, देश अमेरिका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कि युद्ध करना चाहिए। इस बैठक को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप इतने उत्साहित थे कि वो स्क्रीन के पास प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने बैठे थे। दूसरी तरफ मोसाद के चीफ डेविड बानिया और उनकी टीम स्क्रीन पर युद्ध का पूरा खाका बता रही थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद के चीफ डेविड बानिया ने यह कहा कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान में रजीम चेंज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया जिसमें यह बताया गया था कि शाह रजा पहलवी ईरान के नए नेता बन सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को यह भी बताया गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता को कुछ हफ्तों में खत्म किया जा सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर पाएगा और इस युद्ध में अमेरिका पर कम जवाबी हमले होंगे। मोसाद के चीफ डेविड बानी ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी बताया कि एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया तो मोसाद के लिए ईरान में विद्रोह भड़काना बहुत आसान हो जाएगा। कुर्द लड़ाकों की मदद से रिजीम चेंज की जाएगी और ईरान अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएगा। इस बैठक को गोपनीय रखा गया और इसमें इजराइल का पूरा प्लान सुनने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें यह योजना अच्छी लग रही है। अच्छी मतलब गट फीलिंग। इसके अगले दिन 12 फरवरी को अमेरिका के अधिकारियों ने इस योजना की समीक्षा की। इसे 4 हिस्सों में बांटा। पहला, ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। दूसरा, सैन्य ताकत कमजोर करना। तीसरा, जनता को विद्रोह के लिए भड़काना। और चौथा, आखिर में रिजीम चेंज कर देना। हालांकि इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इस युद्ध के फैसले से खुश नहीं थी। CIA प्रमुख ने जॉन रैटक्लिफ ने इसे फार्सिकल यानी हास्यास्पद बताया। जनरल डैन केन ने कहा कि यह युद्ध अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस युद्ध से अमेरिका के हथियार खत्म हो सकते हैं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध भी नहीं किया। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स भी युद्ध के फैसले से चिंतित थी, लेकिन वो चुप रही। उपराष्ट्रपति JD वैंस ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने साफ कहा, यह युद्ध महंगा होगा, इससे अराजकता फैलेगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को नुकसान होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके विरोध को महत्व नहीं दिया तो उन्होंने भी आखिर में यही कह दिया कि यह युद्ध गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपका फैसला है, अगर राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला है तो इसे शुरू करना चाहते हैं आप, तो वो उनके साथ रहेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप की टीम सही मायनों में उनसे सहमत नहीं थी। खुफिया विभाग भी युद्ध को जरूरी नहीं मान रहा था। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। सलाहकारों की सहमति नहीं थी। लेकिन क्योंकि किसी ने राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा विरोध नहीं किया, उन्हें महान मानकर उनके फैसलों के सामने चुप रहे, इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गट फीलिंग पर, क्योंकि उन्हें लगता था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 1 घंटे की प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिन्हें मनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी नाराजगी कभी खत्म ही नहीं होती। नमस्कार। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल